हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हमारे इससे पूर्व में जो है हमारा जो यूनिट नंबर 4 चल रही थी, जो कि एक बड़ी यूनिट थी जिसके अंदर दो टॉपिक थे। पहला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा हमने इनोलेट पढ़ा था। कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के द्वारा इनोलेट का जो हम निर्माण हमने पढ़ा था। दो हिस्से हमने पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट्स आपका टॉपिक बड़ा था, इनोलेट्स आपका टॉपिक छोटा था, जिसमें सक्रिय मेथिलीन समूह हमने पढ़ा था लास्ट में, और बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी रिएक्शन पढ़ी थी। उसके अंदर हमने कई प्रकार के टॉपिक आपको बताए थे जो महत्वपूर्ण थे। मेलोनिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो कि एग्जाम के अंदर आते रहते हैं प्रश्न बहुत ज़्यादा। और कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको एक चार्ट के माध्यम से पूरा बताया था। शर्करा और अशर्करा, शर्करा के अंदर आपके मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड, और अशर्करा के अंदर आपका पॉलीसैकेराइड, इन सबको हमने क्लासिफाइड किया था। और इन सब के हार्वर्ड सूत्र हमने पढ़े थे। आपके सुक्रोज है, माल्टोस है, लैक्टोस है। इस प्रकार से हमारी यूनिट नंबर 4 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। यदि किसी स्टूडेंट को उस यूनिट 4 के अंदर दो टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट और इनोलेट के अंदर यदि कोई समस्या आती है तो वो हमें डाउट को फोन करके पूछ सकता है भाई कि उसको किसी रिएक्शन में, किसी टॉपिक में जहाँ उसके समझ में नहीं आ रहा है तो वो स्टूडेंट्स हमसे फोन करके पूछ सकता है डाउट। अब देखिए स्टूडेंट्सों, हम अगली यूनिट नंबर आपकी सेकंड स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर आपकी आज के वीडियो में हम आपको सेकंड पेपर के अंदर यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है कार्बधात्विक यौगिक, कार्बधात्विक यौगिक। देखिए कार्बधात्विक यौगिक नाम से ही पता चल रहा है। कार्बधात्विक यौगिक, कार्बन का सीधा किसी धातु से जुड़ा होना, सी बॉन्ड है। कार्बन का सीधा किसी धातु से जुड़ा होना वो कहलाता है कार्बधात्विक यौगिक। कार्ब यानी कार्बन, धात्विक यानी मेटल, और दोनों मिलकर के एक यौगिक का निर्माण कर देते हैं। तो ये घटना कहलाती है आपकी कार्बधात्विक यौगिक। कार्बन का सीधा किसी से धातु से जुड़ा होना कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। अब देखिए, हम सबसे इम्पोर्टेंट जो अब तक पढ़ के आए हैं रिएक्शनों के अंदर, एल्किल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम, ये आपका कोई भी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। और इस एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो RNGX ये बन जाता है हमारा ग्रेनार अभिकर्मक। क्या बन गया हमारा? ग्रेनार अभिकर्मक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ग्रेनार अभिकर्मक के द्वारा कई कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। तो ये हमारा एक कार्बधात्विक यौगिक है। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा कि भाई कार्बन और धातु के मध्य जो बंधन बनता है सीधा, वो कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। तो उसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे हम ग्रेनार अभिकर्मक कहते हैं। अब देखिए, ये ग्रेनार अभिकर्मक है। दूसरा हम देखिए, जब किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम लिथियम धातु के साथ करा रहे हैं तो एल्किल लिथियम यौगिक का निर्माण होता है, जिसे हम सुपर ग्रेनार अभिकर्मक कहते हैं। तो ये ग्रेनार अभिकर्मक कहलाता है, वो सुपर ग्रेनार अभिकर्मक कहलाता है, उच्च ग्रेनार अभिकर्मक कहलाता है। तो देखिए, हम प्रश्न के रूप में हम पढ़ते हैं। प्रश्न आपका सुपर ग्रेनार अभिकर्मक के अंदर देखिए, आपको एक प्रश्न लिखिए आप
कार्बोधात्विक यौगिक की हमने परिभाषा आपको बता दी। कार्बन का सीधा किसी धातु से जुड़ा होना आपका कार्बोधात्विक यौगिक कहलाता है। उसका एग्जाम्पल हमने ग्रीनार अभिकर्मक बता दिया। क्वेश्चन देखिए, एल्किल लिथियम को उच्च ग्रीनार अभिकर्मक क्यों कहते हैं? पहला क्वेश्चन यूनिट के अंदर एल्किल लिथियम को उच्च ग्रीनार अभिकर्मक क्यों कहते हैं? तो एल्किल लिथियम को उच्च ग्रीनार अभिकर्मक क्यों कहते हैं? देखिए समझाएं यहाँ पर। एल्किल लिथियम को उच्च ग्रीनार अभिकर्मक क्यों कहते हैं, यानी सुपर ग्रीनार अभिकर्मक क्यों कहते हैं? तो देखिए, जिन अभिक्रियाओं के अंदर ग्रीनार अभिकर्मक का उपयोग नहीं किया जा सकता, उनके अंदर हम एल्किल लिथियम यानी कार्बोधात्विक यौगिक का उपयोग किया जाता है। अर्थात जो ग्रीनार अभिकर्मक है वो उनके साथ सफलतापूर्वक क्रिया नहीं कर पाता है। उन यौगिकों के साथ हमारा जो एल्किल लिथियम है वो ग्रीनार अभिकर्मक एल्किल लिथियम जो है वो क्रिया करता है। इस कारण से हम इसे उच्च ग्रीनार अभिकर्मक कहते हैं, क्योंकि यह ग्रीनार अभिकर्मक से अधिक क्रियाशील होता है। इस कारण से हम इसको उच्च ग्रीनार अभिकर्मक कहते हैं। फिर समझ लीजिए, जिन अभिक्रियाओं में हमारा ग्रीनार अभिकर्मक आसानी से क्रिया नहीं कर पाता है या जिन अभिक्रियाओं में ग्रीनार अभिकर्मक का प्रयोग नहीं किया जा सकता, उनके अंदर हम एल्किल लिथियम या कार्बोधात्विक यौगिक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ग्रीनार अभिकर्मक की तुलना में उच्च क्रियाशील होता है, जो आसानी से उनके साथ क्रिया कर लेता है। इसलिए हम इसको उच्च ग्रीनार अभिकर्मक कहते हैं। देखिए, एल्किल लिथियम को इसलिए कहते हैं कि RMgH जो है ग्रीनार अभिकर्मक, वो कई रिएक्शनों में जब इसका हम प्रयोग करते हैं इस ग्रीनार अभिकर्मक का, तो उनके साथ में यह आसानी से क्रिया नहीं कर पाता है या उन क्रियाओं में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्रिया नहीं कर पाते हैं। उसके स्थान पर हम एल्किल लिथियम यानी कि इसको बोल सकते हैं कार्बो लिथियम का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह ग्रीनार अभिकर्मक की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है या उच्च क्रियाशील होता है, जो सफलतापूर्वक आसानी से क्रिया कर लेता है। इस कारण से हम इस एल्किल लिथियम को उच्च ग्रीनार अभिकर्मक कहते हैं। देखिए, ये प्रश्न कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका है। जैसे 2019 में आया था कि एल्किल लिथियम को उच्च ग्रीनार अभिकर्मक क्यों कहते हैं। तो देखिए, हमें इसमें लिखना केवल इतना सा है कि जो ग्रीनार अभिकर्मक है वो अन्य अभिक्रियाओं में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं, उनके साथ क्रिया नहीं कर सकते। जबकि एल्किल लिथियम यानी कार्बो लिथियम की क्रियाशीलता ग्रीनार अभिकर्मक से अधिक होती है, इसलिए ये आसानी से उनके साथ क्रिया कर लेता है। इस कारण से इसे हम उच्च ग्रीनार अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर एल्किल जो लिथियम है वो ग्रीनार अभिकर्मक की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसलिए वो अन्य अभिक्रियाओं में जिनके साथ ग्रीनार अभिकर्मक क्रिया नहीं करता है उनके साथ एल्किल लिथियम क्रिया कर लेता है, क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। इस कारण से हम इसको सुपर ग्रीनार अभिकर्मक या
उच्च घृणार अभिकर्मक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अतिक्रियाशील। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अतिक्रियाशील घृणार अभिकर्मक क्या होते हैं? अतिक्रियाशील घृणार अभिकर्मक क्या होते हैं? ये लीजिए, अतिक्रियाशील घृणार अभिकर्मक क्या होते हैं? तो देखिए, अत्यधिक क्रियाशील घृणार अभिकर्मक, अतिक्रियाशील घृणार अभिकर्मक आपके एल्किल लिथियम R बॉन्ड एलाइड होते हैं। ये स्पष्ट में आपको एल्किल लिथियम यानी R बॉन्ड एलाइड वो अत्यधिक क्रियाशील घृणार अभिकर्मक होते हैं जो आसानी से या सफलतापूर्वक क्रिया कर लेते हैं। इस कारण इनको हम अतिक्रियाशील घृणार अभिकर्मक कहते हैं, क्योंकि इनका जो उपयोग है, जहाँ घृणार अभिकर्मक का प्रयोग नहीं किया जाता वहां पर एल्किल लिथियम का उपयोग किया जाता है। इस कारण इनको अतिक्रियाशील घृणार अभिकर्मक कहते हैं। सेम देखिए, इसी प्रश्न को यहाँ गुमराह कर दिया आपका। एल्किल लिथियम को उच्च घृणार अभिकर्मक क्यों कहते हैं? अतिक्रियाशील घृणार अभिकर्मक क्या होते हैं? तो एल्किल लिथियम R बॉन्ड एलाइड जो है आपके अतिक्रियाशील घृणार अभिकर्मक होते हैं। जहां पर घृणार अभिकर्मक क्रिया नहीं करता है वहां पर एल्किल लिथियम सफलतापूर्वक या आसानी से क्रिया कर लेता है। इस कारण से हम इसको अतिक्रियाशील घृणार अभिकर्मक कहते हैं। दोनों प्रश्नों को थोड़ा अलग अलग कर दिया, उसमें आंसर हमें ये भी नहीं है। एल्किल लिथियम को उच्च घृणार अभिकर्मक क्या कहते हैं? अतिक्रियाशील घृणार अभिकर्मक क्या होते हैं? वहां पर उसने हमको सुपर घृणार अभिकर्मक का नाम दे दिया एल्किल लिथियम। यहाँ हमसे पूछ लिया अतिक्रियाशील घृणार अभिकर्मक क्या होते हैं? तो अतिक्रियाशील घृणार एल्किल लिथियम होते हैं, R बॉन्ड एलाइड होते हैं। जब घृणार अभिकर्मक क्रिया नहीं करता है वहां आसानी से सफलतापूर्वक जो है एल्किल लिथियम क्रिया कर लेता है। इस कारण से हम R बॉन्ड एलाइड को जो है अतिक्रियाशील घृणार अभिकर्मक कहते हैं, एल्किल लिथियम को हम घृणार अभिकर्मक कहते हैं। अब आपका तीसरा प्रश्न देखिए, घृणार अभिकर्मकों के इस टाइप को समझाएं। घृणार अभिकर्मकों के इस टाइप को समझाएं। अगला प्रश्न है घृणार अभिकर्मकों के, अगला प्रश्न है हमारा घृणार अभिकर्मक के इस टाइप को समझाएं। ये लीजिए, घृणार अभिकर्मक के इस टाइप को समझाएं। देखिए, घृणार अभिकर्मक ईथर विलायक की उपस्थिति में स्थायित्व, घृणार अभिकर्मक का ईथर विलायक की उपस्थिति में, आंसर देखिए, घृणार अभिकर्मक का ईथर विलायक की उपस्थिति में स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि डाइथरेट का निर्माण हो जाता है। डाइथरेट का निर्माण हो जाता है जिसके कारण मैग्नीशियम का अष्टक पूर्ण हो जाता है, जिसके कारण मैग्नीशियम का अष्टक पूर्ण हो जाता है। R Mg और ये देखिए उपसहसंयोजक बंध OC2H5 का OC2H5 का
तो इस प्रकार से इथर विलायक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? डाईइथरेट के निर्माण के कारण। ये डाईइथरेट का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण मैग्नीशियम का अष्टक पूर्ण हो जाता है। और ये जो बंध है वो तीन के निशान लगाए, ये आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उप सह संयोजक बंध, यानी दाताग्राही बंध का निर्माण हो जाता है। तो इस कारण से ग्रिनार अभिकर्मक के स्थायित्व को समझा है। जब हम ग्रिनार अभिकर्मक को ईथर विलायक की उपस्थिति में उनका स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि डाईइथरेट का निर्माण हो जाता है और डाईइथरेट का निर्माण होने के कारण मैग्नीशियम का अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्सों, आज हमने सेकंड पेपर के अंदर आपकी 4th यूनिट पूर्व के वीडियो में आपकी खत्म हो गई थी। आज के वीडियो में हमने नई यूनिट सेकंड यूनिट स्टार्ट की है और जिसका नाम है कार्बधात्विक यौगिक। और कार्बधात्विक यौगिक के अंदर आज के वीडियो में हमने आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, एल्किल लिथियम को उच्च ग्रिनार अभिकर्मक कहते हैं, एल्किल लिथियम को सुपर ग्रिनार अभिकर्मक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ग्रिनार अभिकर्मक की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील होता है। क्यों होता है? क्योंकि एल्किल जो लिथियम है, जहां पर ग्रिनार अभिकर्मक क्रिया नहीं कर पा रहा है आसानी से सफलतापूर्वक, जहां ग्रिनार अभिकर्मक का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, वहां पर एल्किल लिथियम क्रिया करता है। इस कारण इसको हम सुपर ग्रिनार अभिकर्मक या उच्च ग्रिनार अभिकर्मक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता रहता है। और इसी प्रश्न को घुमा करके अति क्रियाशील ग्रिनार अभिकर्मक क्या है? तो अति क्रियाशील ग्रिनार अभिकर्मक जो है एल्किल लिथियम अति क्रियाशील ग्रिनार अभिकर्मक है। क्यों है? क्योंकि जहां पर ग्रिनार अभिकर्मक आसानी से क्रिया नहीं कर पाए, वहां पर अति क्रियाशील एल्किल लिथियम का उपयोग किया जाता है। इस कारण इसको अति क्रियाशील कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। तीसरा प्रश्न जो हमारा है, ग्रिनार अभिकर्मक के स्थायित्व को समझा है। तो हमने कहा भाई ये ईथर विलायक की उपस्थिति में ग्रिनार अभिकर्मक का स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये डाईइथरेट का निर्माण कर देता है, जिसके कारण मैग्नीशियम का अष्टक पूर्ण हो जाता है। अब हम देखिए चौथा प्रश्न हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में, वो है आपका कार्ब लिथियम यौगिकों के विरचन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्ब लिथियम के विरचन व कार्ब लिथियम यौगिकों के विरचन व गुणों को समझाएं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, कार्ब लिथियम यौगिकों के विरचन व गुणों को समझाएं। ये प्रश्न देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्ब लिथियम सी बॉन्ड एलाइन, यानी कि कार्बन का सीधा किसी धातु से जुड़ा होना आपका कार्ब धातु कहलाता है। तो यहाँ व्यक्तिगत नाम हो गया कार्ब लिथियम। हम पढ़ रहे हैं कार्ब लिथियम यौगिकों के विरचन यानी बनाने की विधि, विरचन व गुणों को समझाएं। देखिए आंसर में देखिए नंबर 1 पहली विधि है धातु विनिमय द्वारा। पहली विरचन की विधि हम पढ़ रहे हैं, विरचन की विधि नंबर 1 धातु विनिमय द्वारा, मतलब आदान प्रदान C6H5 का आउटवाइज Hg+2L। आप देखिए ये आपका यहाँ गया और ये यहाँ गया, और ये देखिए 2C6H5 Li प्लस
तो ये आपका बन गया फेनिलिथियम। ये आपका कार्बन धातु यौगिक बन गया। धातु विनिमय द्वारा, धातुओं के आदान प्रदान के द्वारा हमारे कार्बोलिथियम यौगिकों का निर्माण होता है। दूसरा है धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा, दूसरा है धातु हाइड्रोजन विनिमय, धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा, यानी हाइड्रोजन के आदान प्रदान, धातु और हाइड्रोजन के विनिमय के द्वारा। तो देखिए C6H5Li प्लस C6H5C ट्रिपल बॉन्ड H। अब देखिए ये H आपका यहाँ गया और ये आपका यहाँ जाएगा। तो देखिए C6H6 प्लस C6H5C ट्रिपल बॉन्ड L, ये आपका एल्किलिथियम का निर्माण हो गया हाइड्रोजन के विनिमय द्वारा, इस प्रकार से। दूसरा है धातु हैलोजन द्वारा, दूसरा है धातु हैलोजन द्वारा, धातु हैलोजन द्वारा। तो देखिए C4H9 ब्यूटिलिथियम की क्रिया C6H5 फेनिल आयोडाइड के साथ, ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ, ये बन गया हमारा C6H5Li प्लस C4 और C4H9 ब्यूटिल आयोडाइड। ये देखिए, तो ये हमने कार्बोलिथियम के विरचन की आपको तीनों विधियां बता दी। पहली विधि है आपके धातु विनिमय द्वारा। देखिए ये आपका पारा है, ये आपका लिथियम है, ये आपका यहाँ गया और ये आपका यहाँ निष्कासित हो गया, इस प्रकार से। तो ये फेनिलिथियम का निर्माण हो गया, यानी कार्बोलिथियम का निर्माण हो गया, कार्बन से सीधा लिथियम का जुड़ा होना। दूसरा कह रहे हैं धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा, धातु और हाइड्रोजन का आदान प्रदान हो गया, हाइड्रोजन आपका यहाँ गया, लिथियम आपका यहाँ गया, लिथियम का निर्माण हो गया आपका। तीसरी विधि है धातु हैलोजन द्वारा, धातु हैलोजन के द्वारा। देखिए ये हैलोजन आपका यहाँ गया, ब्यूटिल लिथियम, लिथियम के स्थान पर आई आ गया, C4H9 ब्यूटिल आयोडाइड बन गया और आयोडीन की जगह Li आ गया। तो ये आपका कार्बोलिथियम का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से देखिए आज हमने कार्बोधात्विक यौगिकों का सामान्य परिचय किया। सामान्य परिचय वास्तव में कार्बन का सीधा किसी मेटल से जुड़ा होना कार्बोधात्विक यौगिक कहलाते हैं, जो कि RMgH हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से, यानी कि मैग्नीशियम का सीधा कार्बन से जुड़ा होना। किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्रीनार अभिकर्मक का निर्माण करते हैं। ग्रीनार अभिकर्मक के द्वारा हम कई प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जो पढ़ेंगे भी आगे। लेकिन जहां ग्रीनार अभिकर्मक क्रिया नहीं करता है तो उसके स्थान पर हम एल्किल लिथियम काम में लेते हैं। तो दोनों प्रश्नों में लिखा है एल्किल लिथियम को हम उच्च ग्रीनार अभिकर्मक, सुपर ग्रीनार अभिकर्मक, अति क्रियाशील ग्रीनार अभिकर्मक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये चीजें आपको बताई और उसके बाद में देखिए ग्रीनार अभिकर्मक के स्थायित्व को समझाया। ईथर मिलान की उपस्थिति में अभिक्रिया कराती है तो इनकी स्थायित्व बढ़ता है और डाइथेन का निर्माण होता है, जैसे मैग्नीशियम अपना स्ट्रक्चर होकर देता है। विरचन की विधियां आपका ये हो गया पहला। इस क्वेश्चन के अंदर कार्बोलिथियम यौगिकों के विरचन व गुणों को समझाएं। तो गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला गुण हम भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो कार्बोलिथियम यौगिक जो है वो कार्बोलिथियम जो यौगिक है वो द्रव व कम गलनांक वाले होते हैं। कार्बोलिथियम जो यौगिक हैं वो द्रव व कम गलनांक वाले होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इनमें एलाइन सी बॉन्ड एलाइन के अंदर जो आयनिक लक्षण होते हैं वो 43% होते हैं।
इनके अंदर जो आयनिक लक्षण होता है, सी बॉन्ड Li के अंदर आपका कार्ब लिथियम के अंदर जो है 45% आयनिक लक्षण होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, लिथियम के कार्बधात्मिक यौगिक अन्य क्षार धातुओं के कार्बधात्मिक यौगिकों की तुलना में अधिक वाष्पशील, अध्रुवीय विलायकों में विलय व कम क्रियाशील होते हैं। तो ये हमारे इनके गुण थे। पहला जो हमने गुण बताया कि कार्ब लिथियम जो यौगिक है वह द्रव वह कम गलनांक वाला होता है। सी बॉन्ड Li के अंदर 45% आयनिक लक्षण होते हैं। कार्ब लिथियम जो यौगिक है वो अन्य क्षार धातुओं के कार्बधात्मिक यौगिकों की तुलना में अधिक वाष्पशील, अध्रुवीय विलायकों में विलय व कम क्रियाशील होते हैं। ये इनके गुण हो गए। अब देखिए हम इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। कार्ब लिथियम यौगिकों की इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। तो वो देखिए, नंबर 1 हम वायु के साथ क्रिया। गुणों में आपका चल रहा है, भौतिक गुणों की बात में रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंदर देखिए, केमिकल रिएक्शन के अंदर रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंदर नंबर 1 है आपका वायु से क्रिया। अब वायु से क्रिया में देखिए, ये एल्किल लिथियम होते हैं वो ज्वलनशील होते हैं, जो वायुमंडल में वायु से क्रिया करके जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से शीघ्रता से क्रिया कर लेते हैं। यानी वायु से क्रिया में ये ज्वलनशील कार्ब लिथियम ज्वलनशील होते हैं और ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से शीघ्रता से क्रिया कर लेते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन से शीघ्रता से क्रिया कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हैलोजन के साथ क्रिया। तो देखिए हम हैलोजन के साथ क्रिया, हैलोजन के साथ क्रिया। दूसरा पॉइंट है हमारा C2H5 यानी एथिल लिथियम की क्रिया हमने Br2 के साथ कराई, तो हमारा C2H5 Br प्लस Li Br, ये बन गया हमारा एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड ये लीजिए आपका। अगली है अमोनिया से क्रिया। तीसरी हम पढ़ रहे हैं अमोनिया से क्रिया। तो देखिए C2H5 Li प्लस H बॉन्ड NH, ये हो गया हमारा अमोनिया। और अमोनिया के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं, तो ये बन गया हमारा C2H6 एल्केन आपका बन गया, और ये LiNH, ये हमारा एल्केन बन गया और LiNH2 बन गया। अम्लों से क्रिया, चौथी अभिक्रिया है अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया देखिए C2H5 Li प्लस H, हम HX भी ले सकते हैं। और ये देखिए आपका, ये आपका बन गया C2H6 प्लस आपका LiC है। अब इसकी जगह हम ब्यूटेन C4H9Li प्लस HCl, तो C4H10 ब्यूटेन प्लस LiCl। अगला है हमारा संकुल का निर्माण, कॉम्प्लेक्स आयनों का निर्माण। संकुल का निर्माण, तो देखिए C2
ये बन गया हमारा संकुल यौगिक। ये हमारे संकुल यौगिक का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखिए रासायनिक अभिक्रिया में कार्बोलिथियम की रासायनिक अभिक्रियाओं के विरचन और गुणों को समझाएं। तो विरचन हमने पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली और रासायनिक गुण हमने पढ़ लिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम उतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला टॉपिक